गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को करेंगे। सबसे पहले इसकी हेडिंग टाइटल को पढ़ लेते हैं। ओमिनस सिग्नल्स। ओमिनस का मतलब होता है आपके अशुभ, यानी जो खराब हो, अपशगुन वाले हो। सिग्नल्स का मतलब सिग्नल्स जो आ रहे हैं, संकेत वगैरह, उसकी बात हुई है। जो आर्टिकल है वो किस पे आपका एडिटोरियल ये ऑन स्लो डाउन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी के स्लो डाउन पे ये क्या है, एडिटोरियल है। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बन जाता है कि इकोनॉमी बेस्ड है, बैंकिंग बेस्ड भी होगा। तो इकोनॉमी बेस्ड है तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के फॉर्म में, अगर अपने बात करें तो बैंकिंग एग्जाम के लिए। ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन। वर्सन का मतलब खराब करेंगे। ग्रोथ फिगर, ग्रोथ के जो फिगर है, डेटा है, आंकड़े हैं। एज इंडिया वेट्स फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि इंडिया वेट करता है, किसका इंतजार करता है? फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन की कंप्लीट इम्पैक्ट का वेट करता है, इसलिए ग्रोथ फिगर्स क्या होंगे आपके, खराब होंगे ग्रोथ के जो फिगर्स वगैरह हैं। तो ये बात यहाँ पे इसने बोली है। अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ इन ए सीवियर स्लो डाउन। इंडियाज़ इकोनॉमी, बात हो रही है इंडिया की इकोनॉमी का, मतलब इंडियाज़ ब्रदर, इंडिया के भाई की बात हो रही है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इंडियाज़ इकोनॉमी है, ना कि इंडिया है। तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है? इन में, किसमें? आपको क्वेश्चन पूछते जाना है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछते जाओ, जो भी बात है। इनका मतलब में होता है तो आप क्वेश्चन पूछो किस में, ऑफ का मतलब का होता है तो आप क्वेश्चन पूछो किसका। समझ में? इस तरीके क्वेश्चन पूछते जाओगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इंडियाज इकोनॉमी इज़ इन ए सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्लो डाउन में है, मतलब गिरावट में है। दैट इज का सब्जेक्ट दैट यहाँ वर्क कर रहा है। तीन वर्किंग होती है, की जो वह है, तो उसके बाद डज बी है, तो मॉडल है डज यहाँ पे। इसका मतलब दैट आपका वर्क कर रहा है किस तरीके से? एज ए, अपने सब्जेक्ट की फॉर्म में, मतलब जो की तरह वर्क कर रहा है। दैट इज ओनली गोइंग, जो केवल जा रहा है। गोइंग यहाँ पे अपने बात करें तो ओनली को एक बार हटाओ, गोइंग यहाँ पे आईएनजी है। आईएनजी चार केस होते हैं आपके, क्या? जैरेंड, क्लोज, एडजेक्टिव एंड मैन एक्शन। तो इज गोइंग है ना, डज बी गोइंग है, इसका मतलब क्या? मॉडल के साथ में है, तो ये एक्शन है आपका। इज गोइंग जा रहा है। टू गेट क्या करने, प्राप्त करने। वर्स, गेट वर्स का मतलब खराब होने जा रहा है। इन ए पैंडेमिक स्टिकन वर्ल्ड। स्टिकन का मतलब होता है व्यथित होना, मतलब इम्पैक्टेड होना, जैसे प्रभावित होना। पैंडेमिक महामारी से जो आपका क्या प्रभावित वर्ल्ड, दुनिया है, उसमें क्या होने जा रहा है? खराब होने जा रहा है। दैट इज का मतलब क्या है? इकोनॉमी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। इंडियाज इकोनॉमी इज ए सीवियर स्लो डाउन। इंडिया की इकोनॉमी क्या स्लो डाउन में है, जो कि क्या होने जा रहा है? इस महामारी वाले से प्रभावित वर्ल्ड में खराब होने जा रही है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। दैट यूज हुआ आपका किसके लिए? इंडियाज इकोनॉमी के लिए यूज हुआ है। उसके बाद में अपने बात करें 3 मंथ्स, 3 महीनों की बात है भाई। 3 मंथ्स, मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1 मंथ, 2, 3, तो 3 है तो मंथ की नहीं होगा, क्या होगा? मंथ्स होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 मंथ्स आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स। मैंडरिन का मतलब होता है उच्च अधिकारी, बड़े ऑफिसर्स को बोलते हैं मैंडरिन। सबसे पहले ये चाइना में यूज़ होता था मैंडरिन, फिर ब्रिटिश एम्पायर में भी यूज़ होने लगा। अब हर जगह मैंडरिन का मीनिंग क्या होता है? उच्च अधिकारी होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, उसके मैंडरिन्स की बात हो रही है, मतलब उसके उच्च अधिकारीज की बात हो रही है। जो उच्च अधिकारी है वो, उन उच्च अधिकारियों की बात, बड़े अधिकारियों की बात हो रही है। प्रोग्नोस्टिकेटेड, प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब क्या है? भविष्यवाणी करना, मतलब पूर्वानुमान लगाना। इसका मतलब क्या है? वीटू है यहाँ पे। जो मैंड्रिन्स है, उच्च अधिकारी है, 3 महीने बाद किसके? जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मैंड्रिन्स हैं। प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब क्या? प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। उन्होंने क्या किया? भविष्यवाणी की थी दैट की इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, इंडिया की ग्रोथ का जो स्लो डाउन है, हैड बॉटम्ड आउट। वो क्या कर चुका है, कर चुका था? बॉटम्ड आउट कर चुका था, मतलब निम्न स्तर पे जा चुका था, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे। बॉटम्ड आउट का मतलब क्या होता है? निम्न स्तर, निम्नतम, मतलब सबसे मिनिमम लेवल पे वो जा चुका था। हैड बॉटम्ड आउट का मतलब वो प्रोग्नोस्टिकेट, उन्होंने यहाँ पे तो भविष्यवाणी की थी। यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे देखें तो पास्ट में यहाँ भविष्यवाणी की थी। और क्या भविष्यवाणी थी? कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जा चुकी थी। ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी। दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन हैड बॉटम्ड आउट, जो गिरावट है वो क्या हो चुकी थी? बॉटम्ड आउट का मतलब निम्न स्तर पे जा चुकी थी। ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी। उसके 3 महीने बाद की बात कर रहा है। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा है, मतलब अभी हाल ही में जो डेटा आया है इकोनॉमिक वाला, अर्थव्यवस्था वाला,
हैज़ बिलाइड, बिलाई का मतलब हो गया, बिलाई का मतलब हो गया झूठा साबित करना। वो क्या कर चुका है, झूठा साबित कर चुका है दैट प्रेडिक्शन, किसको, उस प्रेडिक्शन को, उस भविष्यवाणी को, उस पूर्वानुमान को क्या कर चुका है, खराब कर चुका है। मतलब क्या निकला यहाँ से कि 3 महीने बाद, किसके 3 महीने बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब बोला था कि इंडिया की ग्रोथ जो स्लो डाउन है वो क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा निम्न लेवल पे जा चुका था, बहुत लोवेस्ट लेवल पे जा चुका था, ये उन्होंने बोला था, ठीक है, जो प्रेडिक्शन उन्होंने की थी। तो जो लेटेस्ट डेटा आया है ना, उसने उस प्रेडिक्शन को क्या कर दिया, उस प्रेडिक्शन को झूठा साबित कर दिया। तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या है, लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा इसका सब्जेक्ट है। समझ में आई चीज़। और ये जो फर्स्ट वाला दैट है, ये क्या है, प्रोग्नोस्टिकेट क्या किया था उन्होंने कि इंडिया की ग्रोथ, इसका मतलब वो उसको डिफाइन कर रहा है, तो की तरह है। और ये जो वाला दैट है वो क्या है, वह की तरह। दैट प्रेडिक्शन का मतलब वो प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन का मतलब वो जो उन्होंने उन नेताओं ने की थी, उन नेताओं ने नहीं, उन जो उच्च अधिकारी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उन्होंने की थी, उसकी बात करा। इसका मतलब दैट वह की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे। क्रूशियली बात करें, अपने क्रूशियल वे में बात करें, इंपॉर्टेंट वे में, आवश्यक तरीके से अगर अपने बात करें, द जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट्स, जो जीडीपी की ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है वो एस्टिमेट करती है। यहाँ पे अगर अपने इसको डज एस्टिमेट की तरह ले, तो आप एक बार मीनिंग लेना, पिक्चर बनाना माइंड के अंदर कि जीडीपी की ग्रोथ कभी अंदाज़ा लगाती है, क्या अंदाज़ा लगाती है, ग्रोथ थोड़ी अंदाज़ा लगाए, ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर द, किसके लिए, एस्टिमेट्स फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर, जनवरी मार्च क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स, मतलब अपने क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा होता है। तो अपने 1 ईयर की बात करें तो 3 मंथ्स के 4 होंगे ना वो क्वार्टर, चौथाई हिस्सा क्या होगा, 3 मंथ्स का होगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च की बात हो रही है, क्वार्टर एस्टिमेट्स, एंड द फुल फिस्कल ईयर, और पूरे फिस्कल ईयर का मतलब जो राजस्व संबंधी होता है, राजस्व से रिलेटेड होता है, कर वगैरह टैक्स से रिलेटेड होता है, ईयर बेयरली रिफ्लेक्ट, वो मुश्किल से, बेयरली का मतलब मुश्किल से रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट क्या है, V1 है यहाँ पे, डू रिफ्लेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा, इसका सब्जेक्ट ढूंढने जाएं तो बेयरली तो क्या है, एडवर्ब है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, उसकी क्या क्वालिटी बता रहा है, फुल फिस्कल ईयर। और जो क्या है जनवरी मार्च क्वार्टर है, उसको कौन खा गया, 4 खा गया, क्योंकि एंड का रिफ्लेक्शन क्या है, 4 के बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में, वो क्या है आपके एस्टीमेट्स, इसका क्या है, सब्जेक्ट है, जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट्स। तो एस्टीमेट्स डज एस्टीमेट नहीं है, ये नाउन है प्लूरल फॉर्म में, क्या है, एस्टीमेट्स है, डज एस्टीमेट नहीं है, एक्शन नहीं है। समझ में आ रही है ना आप लोगों के। तो ये एस्टीमेट्स मतलब ग्रोथ के जो एस्टीमेट्स अंदाजे थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं क्या, द इम्पैक्ट, मुश्किल से बताते हैं, बेयरली किस तरीके से बताते हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत कम बताते हैं। बेयरली रिफ्लेक्ट, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, द इम्पैक्ट, प्रभाव, ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, किसके, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के जो संकट है उसके प्रभाव को बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है एस्टिमेट वगैरह। एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, और किसको, जो स्ट्रिंजेंट का मतलब जो आपका मजबूत सख्त बना हुआ लॉकडाउन है उसको, जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है उसके प्रभाव को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने देखें तो कहाँ से जाएगा आपका, ऑफ के बाद में जाएगा एंड का रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। समझ में आई। विच वर, जो थे, विच वर इम्पोज्ड, लागू किए गए, नेशन वाइड, कब, नेशन वाइड पूरे देश भर में लागू किए, ओनली, केवल, फ्रॉम मार्च 25, कब से, केवल 25 मार्च से क्या किए गए थे, लागू किए गए थे। तो विच क्या है, वर्ग का सब्जेक्ट विच है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो विच किसके लिए यूज हुआ है, लागू क्या किया गया था, हेल्थ क्राइसिस लागू किया था, क्या संकट थोड़ी लागू किया जाए, क्या लॉकडाउन्स लागू किए गए थे। मतलब बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं ना, उन लॉकडाउन की क्या हो रही है, ये बात है हो रही है, जो लागू किए गए थे। तो सब विच किसके लिए यूज हुआ है आपका, लॉकडाउन्स के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। आई थिंक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में अपने बात करें द एनएसओ, एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एस्टिमेट्स, उसके जो एस्टिमेट्स हैं। अब इसको अपने क्या कर लेते हैं, नाउन की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि अभी अपने नाउन की फॉर्म में पढ़ा था। अगर डज एस्टिमेट होगा तो बाद में देख लेंगे, और वैसे भी ये डज एस्टिमेट होगा नहीं, एनएसओज यूज हुआ है। एनएसओ का, एनएसओ की कोई चीज़ होगी तो डज तो होगा ही नहीं, फिर उसको सब्जेक्ट नहीं मिले। एनएसओ का भाई पहले बहुत चीज़ तो देनी पड़ी, तो अपने आप नाउन बन जाएगा ये कि एनएसओ के जो एस्टिमेट्स, अंदाजे जो लगाए गए उनके द्वारा शो करते हैं। तो ये डू शो है आपका। इसका सब्जेक्ट क्या है, एस्टिमेट्स, इसका सब्जेक्ट है। एस्टिमेट डज
एस्टिमेट नहीं है, दो एक्शन साथ में ऐसे नहीं आ सकते। डज एस्टिमेट, डू शो, दो नहीं होंगे ना, मॉडल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब एस्टिमेट्स, डज एस्टिमेट नहीं है, एस्टिमेट्स आपका क्या है, नाउन ही है। तो एस्टिमेट, एनएसओ के जो एस्टिमेट्स है वो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, फोर्थ क्वार्टर को शो करते हैं, चौथे क्वार्टर की बात हो रही है। एंड फिस्कल 2019-20 ग्रोथ, और 2019-20 जो ग्रोथ है उसको शो करते हैं स्लम्प्ड, जो कि क्या है, स्लम्प्ड फॉर्म में उनको शो करते हैं। किस फॉर्म में, स्लम्प्ड फॉर्म में। ईडी क्लोज हो जाएगा आपका, स्लम्प्ड का मतलब गिरे हुए फॉर्म में, 3.1% एंड 4.2% रेस्पेक्टिवली में, मतलब 3.1% तो क्या है आपका फोर्थ क्वार्टर में स्लो हुआ है, और जो 4.2% जो स्लो हुआ है वो किस में हुआ है, 2019-20, मतलब वहाँ पे आके वो गिरावट आई है। इसका मतलब जो एनएसओ के एस्टिमेट्स है वो शो करते हैं क्या, फोर्थ क्वार्टर और फिस्कल जो 2019-20 वाली ग्रोथ है उसको किस फॉर्म में शो करते हैं, स्लम्प्ड फॉर्म में शो करते हैं, गिरी हुई फॉर्म में शो करते हैं। किसकी तरफ गिरी हुई, कितने में, 3.1% पे, तो फोर्थ क्वार्टर वाला आपका है, ठीक है। और 4.2% पे आपकी फिस्कल 2019-20 ग्रोथ है, मतलब इतने लेवल पे आकर वो स्लम्प हो गई। द स्लोवेस्ट पेस, सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट पेस का मतलब स्पीड की बात करें, पेस का मतलब मूवमेंट, इन 11 ईयर्स, किसमें, 11 सालों में सबसे ज़्यादा स्लो पेस ये है, मतलब जो ये अभी पेस आया है, मतलब जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड में ये हुआ है, मतलब ग्रोथ वगैरह हुई है, ये बात इसने बोली है। आगे बढ़े, द गवर्नमेंट सेज, डज से, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, डज से का कहती है, क्या कहती है, द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो, लॉकडाउन ने क्या किया, इम्पैक्टेड का मतलब V2 है यहाँ पे, डेटा फ्लो, डेटा का जो फ्लो हो रहा है उसको क्या कर दिया, इम्पैक्ट किया, उसको प्रभावित किया था। ये बात गवर्नमेंट अब कहती है कि लॉकडाउन ने इम्पैक्ट किया था किसको, डेटा के फ्लो को, पास्ट की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो सेज, अब यहाँ पे सेज के बाद में अगर दैट लगा कर देखो तो देखना गवर्नमेंट ने कहा कि अब जरूरी नहीं है आप दैट यूज करो चाहे ना करो, दैट आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, कंपल्सन नहीं होता, की तरह जो दैट होता है वो यूज करो चाहे ना करो, कोई ज़रूरी नहीं होता। ये बात मैंने पहले बता रखी आप लोगों को, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अपने दैट यूज़ करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है आप यूज़ करो चाहे ना करो। द गवर्नमेंट सेज, कहती है, क्या कहती है कि द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो, डेटा फ्लो को क्या किया था, लॉकडाउन ने इम्पैक्ट किया था, प्रभावित किया था। एंड विद स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है, स्टैच्यूटरी का मतलब कानूनी फॉर्म में बात करें, संवैधानिक, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, रिपोर्ट करने वाली जो टाइमलाइंस है, तो रिपोर्टिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ING एडजेक्टिव हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंड किया, टाइमलाइंस ने क्या किया, एक्सटेंड किया, जो टाइमलाइन वगैरह है उसने एक्सटेंड किया। द एस्टिमेट्स को क्या किया, एक्सटेंड किया, एस्टिमेट्स जो अंदाजे वगैरह आए थे, आंकड़े वगैरह, उनको क्या किया था, एक्सटेंड किया। वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन, वो क्या करेगा, अंडरगो जाएगा, किसके, रिवीजन के अंडरगो जाएगा, रिवीजन के थ्रू जाएगा, रिवीजन का मतलब दोबारा से उस पर विचार किया जाएगा। तो वुड का सब्जेक्ट अपने ढूंढने जाएं तो एस्टिमेट्स को क्या खा गया, एक्सटेंडेड का तीर लग गया, V2 है यहाँ पे, ठीक है। स्टैच्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस को विद खा गया, ठीक है। डेटा फ्लो को इम्पैक्टेड का तीर लग गया। लॉकडाउन इम्पैक्टेड, डिड इम्पैक्ट का क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। गवर्नमेंट सेज का सब्जेक्ट बन गया, मतलब कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। तो इसका मतलब रिवीजन किस पे होगा, ये पहले तो ये बताओ। तो यहाँ ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा, एंड का रिफ्लेक्शन अब अपने को ढूंढना पड़ेगा, एंड का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है क्या, लॉकडाउन ने इंपैक्ट किया डेटा फ्लो को, और विद स्टैच्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, उन टाइमलाइन के साथ। अब यहाँ पे एक बार अपनों ने जब इसको क्या पढ़ा था, एक्सटेंडेड को अपनों ने V2 पढ़ा था, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढो, टाइमलाइंस होगा क्या, टाइमलाइंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो क्या खा जाएगा, विद खा जाएगा। इसका मतलब एक्सटेंडेड V2 नहीं है, एक्सटेंडेड क्या है, V3 है। समझ में आई आप लोगों की, क्योंकि अपना सेंटेंस नहीं हुआ, वुड का सब्जेक्ट नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। अब अपनों ने एक्सटेंडेड को क्या पढ़ा था, जो अपनों ने पढ़ी थी उन चीज़ों को एक बार चेक करते हैं। एक्सटेंडेड को अपनों ने क्या किया था, यहाँ पे पढ़ा था V2 की फॉर्म में, लेकिन एक्सटेंडेड तो V2 होगा नहीं, क्योंकि विद खा गया ना। स्टैच्यूटरी और संवैधानिक फॉर्म में रिपोर्ट करने वाली टाइमलाइंस, रिपोर्ट करने वाली टाइमलाइंस है, इसका मतलब क्या है, ये सारे स्टैच्यूटरी रिपोर्टिंग के एडजेक्टिव बन गए, मेन टाइमलाइन बचा तो विद खा गया टाइमलाइन को, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड क्या है,
V2 नहीं है, एक्सटेंडेड V3 है। ठीक है, आप ऐसे बोले उससे सेंटेंस भी तो आ सकता है विद के साथ, हाँ आ सकता है, मतलब इस बात के साथ कोई दिक्कत नहीं, वैसे V2 जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे इसको अगर V2 लेकर चले गए तो अपने वुड के लिए सब्जेक्ट नहीं बचेगा। लेकिन रिवीजन में किसको लेकर जाएंगे ये बात बता दो मुझे। सबसे पहले मुझे बताओ रिवाइज किस चीज़ को करेंगे, डेटा को रिवाइज करेंगे ना, दोबारा से पुनर्विचार किस पे करेंगे, डेटा पे करेंगे। तो आप है ना डायरेक्ट सेंस की फॉर्म में इसका सब्जेक्ट ढूंढो कि वुड का सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अपने वुड का सब्जेक्ट ढूंढे हैं तो टाइमलाइन तो होगा नहीं, क्योंकि जिससे अपने बात करें, क्योंकि अगर इसको V2 ले लिया तो टाइमलाइन क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा इसका, तो वुड के लिए बचेगा ही नहीं वो, ये गड़बड़ होगी। और उसके बाद डेटा फ्लो की बात करें तो उस पर तो इम्पैक्ट का ऑलरेडी देखो, आप चीज़ें ढूंढ लो कौन कौन सब्जेक्ट हो सकता है। एक तो एस्टिमेट सब्जेक्ट हो सकते हैं, एस्टिमेट सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नाउन की तरह ट्रीट हो सकते हैं। एक टाइमलाइंस क्या हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकती है वुड का। एक डेटा फ्लो आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। एक लॉकडाउन सब्जेक्ट हो सकता है और एक गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो सकती है। अब सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ आपको, एक नया तरीका कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढें, कि नाउन ही बनेंगे ना सब्जेक्ट, तो कितनी चीज़ें, गवर्नमेंट, लॉकडाउन, डेटा फ्लो, टाइमलाइंस और एस्टिमेट्स, ये इतनी चीज़ें अपने पास, कितनी 1 2 3 4 5 थिंग्स हैं। अब अपने इनका सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने गवर्नमेंट को देखें तो वो तो सेज के साथ चली गई, डज से का सब्जेक्ट बन गई। इम्पैक्ट लॉकडाउन को देखें तो इम्पैक्ट का सब्जेक्ट बन गया, डेटा फ्लो इम्पैक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, उस पर तीर लग गया, तो दोनों ही नहीं बचे। टाइमलाइंस में अगर एक्सटेंडेड को V2 लूँ तो टाइमलाइंस उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। और एस्टिमेट्स क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब गड़बड़ जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ऑलरेडी पहले वाला है वो तो कंप्लीट ही क्या है आपका सेंटेंस बना हुआ है, तो गड़बड़ जो हो रही है एक्सटेंडेड वाले पार्ट में हो रही है। इसका मतलब एक्सटेंडेड V2 नहीं है, एक बार V3 लेकर देख लो, लेकर देखने में कोई दिक्कत नहीं। V3 जैसे लेकर देखा तो क्या बना कि स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड फॉर्म में है, उसके साथ टाइमलाइंस एक्सटेंडेड V3 टाइमलाइन किस फॉर्म में, एक्सटेंडेड बढ़ाई हुई है। तो टाइमलाइन खुद थोड़ी बढ़ाई है, टाइमलाइन तो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई जाएगी ना। तो टाइमलाइंस क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में जो टाइमलाइंस है उन टाइमलाइंस के साथ बढ़ी हुई टाइमलाइंस के साथ जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या होंगे, रिवीजन के अंडर हो जाएंगे, उन पे पुनर्विचार किया जाएगा। किसके साथ, बढ़ी हुई टाइमलाइन, समय जो टाइम बढ़ा दिया ना उसके साथ उन पे रिवीजन किया जाएगा। इसका मतलब वुड का सब्जेक्ट क्या है, एस्टिमेट्स, और एक्सटेंडेड आपका क्या है, V3 है, ईडी फॉर्म में है। समझ में है आप लोगों के। आगे चलें। हाउ एवर, जैसे तैसे, कैसे भी पता नहीं। द फैक्ट, जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है, हाउ एवर द फैक्ट, जो फैक्ट है, तथ्य है, दैट की ग्रोस वैल्यू एडेड नंबर्स। अब यहाँ पे एडेड को आप देखो कि सर एडेड क्या है, एडेड यहाँ पे क्या है, ग्रोस वैल्यू के द्वारा ऐड किए गए नंबर होंगे क्या, एडेड V3 नहीं है, एडेड ये ग्रोस वैल्यू एडेड है, वो कंप्लीट एक टर्म है जिसको बोलते हैं GVA। GVA जो टर्म है जिसका मीनिंग होता है, अपने फाइनेंस की फॉर्म में मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन होता है, टोटल जो वैल्यू है प्रोडक्शन की कितनी, किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी कंट्री वगैरह के लिए, किसी के लिए बोल सकते हैं, मतलब टोटल प्रोडक्शन की एक निर्धारित टाइम पे अपने बात करें, टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी है उसको बताता है आपका क्या, GVA। तो GVA जो नंबर्स है उसकी बात, मतलब टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसके जो नंबर्स हैं। तो फैक्ट, हाउएवर, फिर भी द फैक्ट, जो फैक्ट है क्या कि GVA नंबर्स फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, पहले 3 क्वार्टर्स के लिए हैव बीन रिवाइज्ड, वो क्या किए जा चुके हैं, रिवाइज किए जा चुके हैं, उनको मतलब दोबारा से देखा जा चुका है, सिग्निफिकेंटली, मतलब सिग्निफिकेंट वे में, इंपॉर्टेंट वे में, डाउनवर्ड्स रिवाइज किए, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ रिवाइज किए गए, मतलब दोबारा से रिवाइज किया गया है। जो नंबर्स वो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, कम दिखाई दे रहे हैं, इस बात का मीनिंग ये है। तो हैव का सब्जेक्ट अपने ढूंढने थे, क्या होगा, कौन कम दिखाई दे रहे हैं, नंबर आपके रिवाइज किए गए हैं, तो नंबर्स इसका सब्जेक्ट है हैव का। वैसे ढूंढना है तो ढूंढ लो, द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स को 4 खा गया, बचा क्या, नंबर्स, दैट यहाँ किस तरह से वर्क कर रहा है, की तरह वर्क कर रहा है। शोज, शो करता है, क्या शो करता है, दैट की द इकोनॉमिक मैलेज। आप फर्स्ट टाइम दैट को की तरह पढ़ लिया करो, अगर वो सूट ना करें तो आप वह और जो और चेक कर लिया करो, फर्स्ट टाइम की तरह पढ़ लिया करो। और जो का तो डायरेक्ट ही पता लग जाता है, डायरेक्ट उसके बाद में क्या आ जाता है, जो के डायरेक्ट बाद में आपका मॉडल वगैरह आ जाता है। दैट द इकोनॉमिक मैलेज, अर्थव्यवस्था की फॉर्म में, जो मैलेज का मतलब बीमारी को बोलते हैं, बेचैनी, गड़बड़ को बोलते हैं, वो डीप, वो क्या था, डीप, गहरा था। तो क्या डीप था, दैट की द इकोनॉमिक मैलेज वॉज डीप, तो मैलेज इसका क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज डीप, गहरा था, एंड वाइड स्प्रेड, और कैसा था, फैला हुआ था। वाइड स्प्रेड का मतलब फैला हुआ था, मैलेज क्या हुआ था, एक तो क्या था, गहरा, डीप था, और दूसरा क्या है, फैला हुआ था। शो करता है इवन बिफोर, पहले भी, इवन बिफोर का मतलब से पहले भी,
द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स, कि जो लैंड किया था, लैंड का मतलब उतरना कहाँ पे, इंडियन सोर, इंडिया के किनारे पे उतरा था, मतलब इंडिया में जो कोरोना वायरस आया था उससे भी पहले जो इकोनॉमिक गड़बड़ थी वो क्या थी, गहरी थी और बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो अपने को पता है जीडीपी वगैरह बहुत स्लो पे थी। तो शोज का सब्जेक्ट ढूंढ दो भाई, डज शो का सब्जेक्ट, फैक्ट बचा हुआ था ना, फैक्ट अपने आप इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे ढूंढना है ढूंढ लो, शो डाउनवर्ड तो होगा नहीं, वो तो नीचे की तरफ बता रहा है, सब्जेक्ट होगा नहीं, नाउन टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए, रिवाइज्ड होगा नहीं, एक्शन है, हैव बीन चला गया, थ्री को क्योंकि ये तो क्या है मॉडल वगैरह है, डू हैव है, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स को कौन खा गया, 4 खा गया, ठीक है। नंबर्स बचे, देखो सब्जेक्ट वही होगा जो नाउन कोई चीज़ होगी वही सब्जेक्ट होगा, तो वो चीज़ें सारी ढूंढ लिया करो कि कौन कौन सी चीज़ें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, चलो ढूंढते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, चीज़ें कौन कौन सी, नाउन कौन सी है, तो क्वार्टर्स है, एक नंबर्स है और एक फैक्ट है। अब ये तरीका भी मस्त है, अब सब्जेक्ट ढूंढने का डायरेक्ट ये तरीका भी आपका क्या है, मस्त है। क्या, कौन कौन से, डायरेक्ट आप चीज़ें ढूंढ लो कि सब्जेक्ट तो वही बने, कोई चीज़ नाउन ही बनेगी। क्वार्टर्स हो सकता है सब्जेक्ट, नंबर्स हो सकता है और फैक्ट हो सकता है। क्वार्टर्स को 4 खा गया, नंबर्स को क्या हो गया, नंबर्स हैव का सब्जेक्ट बन गया, नंबर्स डू हैव का सब्जेक्ट बन गया, ये उसके साथ चला गया, खा गया वो, ठीक है, अपने सेंटेंस खा गया उसको। द फैक्ट अकेला बचा हुआ था, उसके बाद दैट लगाकर की लगा हुआ उसको डिफाइन किया गया था, तो द फैक्ट इसका क्या सब्जेक्ट है। फैक्ट क्या, जो फैक्ट ये है कि जीवीए नंबर्स क्या हुई है, रिवाइज हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दोबारा से उनको देखा गया है तो वो क्या हुई है, कम दिखाई दी है, मतलब टोटल जो वैल्यू है प्रोडक्शन की वो कम दिखाई दी है। वो शो करती है, क्या शो करती है, फर्स्ट पहले 3 क्वार्टर की बात करें, जो पहले जनवरी वाला, जनवरी से मार्च तक वाला जो क्वार्टर था ना, उसमें रिवाइज हुई थी क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिवाइज हुई थी, मतलब डाउनवर्ड दिखाया था। इसका मतलब क्या निकला, क्योंकि अपने तो मार्च में आया था ना ये कोरोना वाला केस, फरवरी के लास्ट में या मार्च में उस टाइम पे आया था, तो अपने ये बात करें तो ये बात शो करती है फर्स्ट क्वार्टर में जो रिवाइज हुई थी, जो फैक्ट है वो शो करता है कि कोरोना वायरस के आने से पहले ही भी क्या थी, कंडीशन खराब थी इंडिया की जीडीपी यानी इकोनॉमी की, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। नेक्स्ट वन में अपने बात करें तो नेक्स्ट वन में बोला 4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स, 4 को सेलेक्ट किया किसमें, 8 इंडस्ट्री सेक्टर, जो टोटल 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स है या जितने भी 8 जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स है उनमें से 4 की बात करें, दैट टुगेदर जो साथ में कंप्राइज का मतलब क्या है, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, समाविष्ट करते हैं द जीवीए को, जो आपका अभी अपने ने बात की थी ग्रोस वैल्यू एडेड को, जो क्या करते हैं जीवीए को कंप्राइज करते हैं। तो दैट यहाँ किस तरीके से यूज हुआ है, कंप्राइज के V1 है, डू कंप्राइज है, इसका मतलब दैट जो की तरह यूज हुआ है, ठीक है। और किसके लिए यूज हुआ है, कौन कंप्राइज करते हैं, 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स जो क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं जीवीए को, आर नाउ रिवील्ड, मतलब 8 इंडस्ट्री सेक्टर जो टोटल एक साथ मिलकर 8 जीवीए को इंक्लूड करते हैं, जीवीए तैयार करते हैं। उनमें से 4 की बात की है, उनमें से 4 आर, वो 4 आर मतलब बोलने में वैसे 4 आर जा रहा है, 4 आर का मतलब इंग्लिश और हिंदी साथ में बोल रहा हूँ मैं। 4 आर नाउ रिवील्ड, वो क्या है, आर रिवील्ड है, रिवील्ड फॉर्म में, आर डू बी रिवील्ड, बी रिवील्ड का मतलब रिवील्ड फॉर्म में होना, मतलब वो सामने है, रिवील का मतलब सामने आना, प्रकट होना, प्रकट फॉर्म में। कौन, 8 इंडस्ट्री जो क्या करती है, जीवीए तैयार करती है, उनमें से जो 4 है वो नाउ रिवील्ड फॉर्म में है, वो सामने है, टू बी क्या होने के लिए रिवील्ड है, टू बी मतलब अनावरण हो जाना, टू बी इन फॉर वर्स शेप, किसमें, ज़्यादा बुरी स्थिति, शेप का मतलब कंडीशन में, रिवील्ड फॉर्म में मतलब वो सामने आए हैं, किस फॉर्म में आए हैं, किस फॉर्म में, वर्स शेप में, खराब कंडीशन में, ज़्यादा खराब, फार का मतलब ज़्यादा खराब कंडीशन में आए हैं। तो यहाँ पे अपने बारे रिवील ही हुए हैं क्या, ज़्यादा खराब कंडीशन की फॉर्म में, तो कनेक्शन की फॉर्म में, इसलिए आपका क्या मॉडल ऑफ कनेक्शन लगा 2। देन कंपैरिजन कर रहे हैं किससे ज़्यादा खराब है, वॉज रिपोर्टेड अर्लियर, जो रिपोर्ट किया गया था, पहले रिपोर्ट किया गया था उसके कंपैरिजन में नई चीज़ सीखने को मिली कि वॉज का सब्जेक्ट क्या है, तो वॉज का सब्जेक्ट क्या है, शेप है। सर शेप तो कैसे होगा, शेप को तो इन खा गया, हाँ शेप को इन खा गया, लेकिन शेप इस तरीके से सब्जेक्ट नहीं है। शेप किस तरीके से सब्जेक्ट है, शेप आपका सब्जेक्ट है रिफ्लेक्शन की फॉर्म में, मतलब अपने बाद में बात करें तो यहाँ दोबारा से क्या आएगा, शेप आएगा, इसका सब्जेक्ट रियल में बनाने के लिए कि फॉरवर्ड शेप, द शेप वॉज रिपोर्टेड अर्लियर, मतलब उसी शेप को क्या कर रहा है, दोबारा से क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बना रहा है। ये सेंटेंस आपने देखे ना, रिफ्लेक्शन वाले सेंटेंसेज जो आते हैं कि शेप को क्या कर लिया इसने, दोबारा से सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अपने बोला कि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी,
जो पहले बताई गई थी उसके कंपैरिजन में, बोल दिया ना, डायरेक्ट बोल दिया ना, मतलब उसकी जो अब वाली जो कंडीशन है ना वो बहुत खराब है जो पहले बताई गई थी उसके कंपैरिजन। तो पहले क्या बताई गई थी, या तो ऐसे बोल दो या तो डायरेक्ट बोल दो, उसकी कंडीशन बहुत खराब है जो पहले बताई गई थी उसके कंपैरिजन में, या फिर ऐसे बोल दो उसकी कंडीशन बहुत खराब है जो पहले कंडीशन बताई गई थी उसके कंडीशन दोबारा से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई चीज़। इस तरीके से ये क्या करता है, अपने आप रिफ्लेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए अपने बात करें, सम पीपल वेंट देयर, ठीक है, एंड सम कैम हेयर। सम वेंट देयर, सम पीपल, कुछ लोग वहां गए और कुछ यहां आए, तो सम पीपल दोबारा से यूज करने की जरूरत नहीं है, सम पीपल वेंट देयर। ठीक है, ठीक है, इसने बोला सम पीपल वेंट देयर एंड सम केम हेयर, और कुछ यहाँ आए, तो सम अपने आप पीपल को उठा लेगा ना पीछे से। तो इस तरीके से बात करें तो वॉज रिपोर्टेड अपने आप उठा लेगा। बोलने में जाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है जो पहले रिपोर्ट की गई थी उसके कंपैरिजन में। क्या रिपोर्ट की गई थी, कंडीशन रिपोर्ट की गई थी। समझ में आई ना अपने आप, बोलने में देखो, कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है जो पहले रिपोर्ट की गई थी उसके कम की गई थी, वॉज रिपोर्टेड बन गया ना सेंटेंस। और सब्जेक्ट कैसे बना लेगा, अपने आप रिफ्लेक्शन में उठा लेगा। इस तरीके से सेंटेंस, ये नए टाइप के सेंटेंसेज है जो अपने आप रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, उठाते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है ये वाला शेप, क्योंकि इसको तो इन खा गया, ये इसका रिफ्लेक्शन है ना वो इसका वॉज का सब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर हो। बहुत शानदार वाला सेंटेंस यहाँ पे अपने को नया सीखने को मिला है। अर्लियर का मतलब पहले किया गया, इसका मतलब क्या है। अब एक चीज़ और क्लियर हुई कि यहाँ कंपैरिजन है तो अपने बोलते हैं सर कंपैरेटिव डिग्री तो क्या होता है, कंपैरिजन आपको बताया जाता है ना, कंपैरिजन तो सेम कोई एंटिटी में होता है, नाउन के साथ नाउन का होगा, एक्शन के साथ एक्शन का होगा, सेम। अब यहाँ देख लो, नाउन के साथ किसका हो रहा है, एक्शन का हो रहा है। समझ में आई चीज़, पूरी बात का हो रहा है। समझ में, कंपैरिजन दो अपने बोलते हैं दोनों जिनके साथ कंपैरिजन और पैरेललिज्म वगैरह यूज कर, एंड के बाद भी दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। जरूरी नहीं है दोनों चीज़ें सेम आए, कंपैरिजन के लिए दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कंपैरिजन में दोनों चीज़ें सेम आए। मीनिंग आना चाहिए सेंसिबल में, पढ़ कर देखो, अगर मीनिंग आए तो ठीक है, मीनिंग नहीं आए तो गलत है। अगर मीनिंग आ रहा है तो सही है, तो कुछ भी नहीं रटना। रूल्स यहाँ पे क्या हो गए आपके, खराब हो गए ना फिर से, क्योंकि अपने रूल्स रटे हुए तो अपने क्या करेंगे, सेम है नहीं, वोज का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, आपने क्या कर देते, गलत कर देते। लेकिन इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, आप पिक्चर बनाओ और मीनिंग बनाया करो। अगर उसमें फीलिंग आ रही है, मीनिंग आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। यहाँ मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, जो पहले रिपोर्ट की गई उसके कंपेरिजन में। पता लगा, शानदार वाला सेंटेंस है, इसको हाईलाइट कर लेना और रिवाइज कर लेना बार बार। इसको बहुत अच्छा नई चीज़ सीखने को मिली है। हर एडिटोरियल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही, और यहाँ तो बहुत शानदार सीखने को मिला है। आगे बात करें, दिस इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड्स मतलब ये जो कंडीशन वगैरह वो इंक्लूड करती है। क्या इंक्लूड करती है, डज इंक्लूड दिस, ये जो बात हुई है पूरी बात इंक्लूड करती है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को मतलब जो बनाई जाती है चीज़ें बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को। विच कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट भी होता है, एग्रीमेंट किया मैन्युफैक्चरिंग, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब रिड्यूस हो जाना भी होता है। तो यहाँ पे रिड्यूस ही होगा। फॉर ए थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, तीसरे स्ट्रेट क्वार्टर के लिए, तीसरा डायरेक्ट जो क्वार्टर है उसके लिए क्या हुई है, रिड्यूस हुई थी। कौन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उसको इंक्लूड करता है। तीसरे क्वार्टर में जो क्या हुई थी आपकी, रिड्यूस हुई थी, उसकी बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लेगी, चीज़ों को बनाना होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाए वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी, कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सन लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस कोई बता रहा है। एंड श्रैंक, और श्रैंक हुई थी, डिड श्रिंक हो गया, डिड श्रिंक की V2 है, डिड श्रिंक बाय 1.4% इन द फोर्थ क्वार्टर। और फोर्थ क्वार्टर में क्या हुई थी, 1.4% से क्या हुई थी, श्रिंक हुई थी, मतलब सिकुड़ जाना, मतलब कम होना, इसका मतलब रिड्यूस होना है, रिड्यूस हुई थी। मतलब क्या हुआ, ये इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, ये जो बात है, मतलब वर्स जो कंडीशन है वो इंक्लूड करती है किसको, खराब जो सिचुएशन है वो इंक्लूड करती है मैन्युफैक्चरिंग को, जो तीसरे क्वार्टर में क्या हुई थी, रिड्यूस हुई थी, और फोर्थ क्वार्टर में क्या हुई थी, 1.4% से सिकुड़ गई थी, मतलब कम हो गई थी। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन की बात है, ए मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर रहा है, जो कि क्या सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, जॉब को तैयार करने वाली एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है वो। दैट कंटिन्यूड, जो कंटिन्यू हुई, V2 कंटिन्यू, दैट कंटिन्यूड जो की तरह होगा, जो कंटिन्यू हुई, डिड कंटिन्यू टू वीकन, क्या होने के लिए, वीक होने के लिए, मतलब कमजोर होने के लिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट हुई 2.2%, और कितनी रिड्यूस हुई, 2.2%। क्या, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो सबसे बड़ी जनरल एक्टिविटी है, जो क्या है वीक होती गई थी, मतलब पास्ट में वीक होती गई, मतलब कमजोर होती गई। तो वीकन यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 के बाद में V3 कैसे आ गया,
तो ये गिवन की तरह नहीं है। वीक अपने चेक करके देख लो, देखो गिवन है उसमें क्या करेंगे, EN लगा है तो इसको हटाएंगे तो गिव आपका क्या हो जाएगा, एन जो गिवन है V3 इसका गिव क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। लेकिन वीकन में अगर गिव की तरह टेकन गिवन की तरह करें तो वीक बनेगा, तो वीक आपका क्या होता है, एक्शन नहीं होता, क्या होता है, नाउन होता है। तो वीकन आपका V1 होता है और वीकन ED लगने के बाद V2 V3 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे स्ट्रेंथन में होता है तो ये V3 नहीं है, ये V1 है। वीकन आपका क्या है, V1 है। अब आप बोलो सर हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो गिवन और टेकन की तरह ले लिया, तो हमारी तो गड़बड़ होगी एग्जाम में। तो हाँ होगी ना गड़बड़, तो एग्जाम में मिस्टेक होगी। अब अगली बार है ना जाओ ना एग्जाम में तो ये गलती मत करना। अब सीख गए ना, तो एक स्टेप आगे हो गए। ये गड़बड़ होने वाली गड़बड़, आप गड़बड़ हुई, प्रैक्टिकल हुआ, आप ये चीज़ सीख गए कि वीकन क्या होता है, स्ट्रेंथन क्या होता है, V1 होता है, ये चीज़ सीख गए। और वैसे एग्जाम से पहले अपने एडिटोरियल में आ गया तो यहीं से सीख गए। इसका मतलब अब एग्जाम में गड़बड़ करोगे क्या, अब गड़बड़ मत करना, क्योंकि अब पता चल गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बचपन से जब आप पैदा हुए थे तब से सब कुछ सीख कर नहीं आए थे। प्रैक्टिकल जब आपने फेस किया सब चीज़ों को, उससे ही सीखोगे। रियलिटी यही होती है लाइफ की कि प्रैक्टिकल करते हैं, जब चीज़ों को फेस करते हैं तभी अपनी दुनियादारी को सीखते हैं। समझ में आ रही चीज़? तो जब जो चीज़ें आपके सामने फेस होगी तभी आप सीखोगे। डायरेक्ट सब कुछ नहीं आता, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए किसी भी वे में अगर अपने बात करें तो, क्योंकि उसी से आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। समझ में आ रही है ना बात? तो कंटिन्यू टू वीकन एंड कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड की अपने बात करें तो दैट के बाद रिफ्लेक्शन जाएगा, जो क्या हुई, एक वीक होती गई और कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, सिकुड़ गई थी। अपने बात करें रिड्यूस हो गई 2.2% तक। कौन? कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो दैट यूज़ किया कि जो किसके लिए यूज़ हुआ, कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन जो कि है सबसे बड़ी मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी है, वो वीक होती गई थी और 2.2% तक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई थी। एंड और द टू लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, और जो दो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज है उनकी बात कर रहे हैं। तो मतलब इसका रिफ्लेक्शन अपने देखें एंड का, तो क्या होगा, इंक्लूड्स के बाद से होगा। कैसे कि ये जो गड़बड़ हुई है शेप के अंदर, वो इंक्लूड करती है एक तो मैन्युफैक्चरिंग को, एक कंस्ट्रक्शन को, और जो दो सबसे बड़े जो सर्विसेज कैटेगरीज हैं उनको क्या करती है, इंक्लूड करता है, जिनमें गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट में बात है रिविजन्स जो किए गए हैं, मतलब दोबारा से विचार किया गया है, दोबारा दोहराए गए हैं। इन किस में रिवीजन किया गया है, दोबारा से देखा गया उनको, इन द ट्रेड, व्यापार में, ट्रांसपोर्ट यातायात में, होटल्स एंड कम्युनिकेशन संचार वगैरह होटल वगैरह में, एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स, उसके अंदर जो क्या किए गए हैं रिविजन्स है। हैव कट, वो कट कर चुके हैं थर्ड क्वार्टर ग्रोथ, थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ को कट कर चुके हैं। ग्रोथ फिगर्स, ग्रोथ के जो फिगर्स है डेटा वगैरह उनको कट कर चुके हैं बाय 1.6 एंड 4 परसेंटेज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव वे में अगर अपने बात करें तो वो कर चुके हैं किसको, इन चीज़ों को कट कर चुके हैं। किसको, फिगर्स को, कौन से थर्ड क्वार्टर के ग्रोथ फिगर्स को बाय किसके द्वारा कर चुके हैं, किसके द्वारा कर चुके हैं, 1.6 और 4 परसेंटेज पॉइंट रेस्पेक्टिवली यूज हुआ है, मतलब कर्मानुसार यूज हुआ है। तो दो चीज़ों के लिए यूज हुआ है ना, तो 1.6 किसके लिए यूज है, 4 किसके लिए यूज है। पहले तो मुझे बता दो हैव का सब्जेक्ट क्या है। तो हैव का सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो क्या हुआ, रिविजन्स क्या कर चुके हैं, कट कर चुके हैं। मतलब क्या हुआ, पहले तो ज़्यादा लग रही थी बात, जब दोबारा से उनको रिवाइज किया गया, सही से उनको रिवाइज किया गया, तो पता लगा कि डेटा क्या है, कम था, तो कट हुआ है। उस तरीके से बात करें तो 1.6 और 4% किसके लिए हैव का सब्जेक्ट आपको मिल गया ना, कौन है, रिविजन्स। वैसे भी देखें तो ये एंड, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, जो प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन वगैरह सब इनके साथ चले गए, मतलब इनमें रिविजन्स। और अगर आप इनको दे दोगे सब्जेक्ट तो रिवीजन को क्या मिलेगा, रिवीजन को कुछ नहीं मिला। रिवीजन मतलब किसी चीज़ में रिवीजन, पार्क में जो बच्चा है, हाँ क्या करूँ उस बच्चे का, पार्क में जो बच्चा, द बॉय इन द पार्क, द बॉय इन द पार्क, पार्क में जो लड़का है, हाँ क्या करूँ उस लड़के, द बॉय इन द पार्क, पार्क तो चलो सेटिस्फाई होगा, लेकिन बॉय सेटिस्फाई, पार्क में लड़का है उसको कुछ करवाओ तो सही ना, तभी जाकर वो सेटिस्फाई होगा। तो रिविजन्स आपके पढ़े हैं अकेले कि इन ट्रेड वगैरह में जो रिवीजन, हाँ क्या करूँ रिवीजन का, इसका मतलब सब्जेक्ट वही बनेगा कि वही फ्रेश बना हुआ है, वो सारे के सारे इनके साथ चले जाएंगे। चलो ये तो समझ में आ गया, हैव का सब्जेक्ट, डू हैव का सब्जेक्ट मिल गया अपने को। लेकिन 1.6 और 4% किसके लिए यूज हुआ है, तो 1.6 यूज हुआ आपका किसके लिए, द यूज यहाँ से हुआ है ना, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, कम्युनिकेशन सबको एक साथ यूज किया है, एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स को एक साथ यूज किया है। तो एंड से रिफ्लेक्शन ले रहा है, ये दो चीज़ों की बात कर रहा है क्या, तो एंड का वैसे रिफ्लेक्शन बात करें इनके बाद से है ना। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो इसने क्या बोला है, जो रिवीजन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल और कम्युनिकेशन का जो रिवीजन है उसमें तो 1.6% आया है, और
एंड लगकर, एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर से उसमें 4% आया। रियल एस्टेट आपका क्या होता है, जो जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड होता है, उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। समझ में आई चीज़। तो 1.6 हुआ है उन तीनों के लिए, किसके लिए, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल और कम्युनिकेशन के लिए, और 4% यूज है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स के लिए यूज यहाँ पे हुआ है। आई थिंक क्लियर आपके। आगे चलें अपने, तो आगे ये बोल रहा है द इकोनॉमी इज विजिबली, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इज विजिबली मतलब दिखते हुए, स्पष्ट रूप से, मायर्ड, मायर्ड का मतलब फंसा हुआ होना, फंस जाना, फंसी हुई है, इज मायर्ड का मतलब फंसी हुई है, इन किस में फंसी हुई है, ए डिमांड ड्रोट, डिमांड का मतलब जो मांग जो हो रही है उसके ड्रोट, सूखे अकाल में क्या हुई है, फंसी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, उसमें इकोनॉमी फंसी हुई है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी ज़्यादा हो नहीं रही, इसका मतलब उसमें ये फंसी हुई है। दैट इज, जो कि क्या है, अनलाइकली टू अबेट, जो क्या है, अनलाइकली टू अबेट, लाइकली का मतलब चांसेस, जिसके चांसेस नहीं है, टू अबेट का मतलब क्या होना, खत्म होने के, एनी टाइम सुन, जल्दी ही खत्म होने, किसके, उस ड्रोट के, उस डिमांड ड्रोट के, डिमांड की जो अकाल बना हुआ है, जो गड़बड़ आई हुई है, उसका जो क्या है, उसके चांसेस क्या है यहाँ पे कम है, ये बात इसने बोली है। तो इकोनॉमी की इसमें फंसी हुई, डिमांड ड्रोट में फंसी हुई है, डिमांड ड्रोट जो कि क्या है, जल्दी से खत्म होने के चांसेस जिसके नहीं हैं, अबेट का मतलब खत्म होना, रिड्यूस होना। प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग, प्राइवेट जो कंजप्शन उपभोग, खपत, कंजप्शन का मतलब खपत, उपभोग, प्राइवेट जो कंजप्शन स्पेंडिंग का मतलब खर्चा, लागत है, जो मतलब जो उपभोग, प्राइवेट उपभोग की जो स्पेंडिंग है, विच अकाउंट्स, जो अकाउंट करता है, विच डज अकाउंट, जो अकाउंट करता है, फॉर 55-60% ऑफ जीडीपी। तो विच किसके लिए जो है, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है, जो खर्चा है, लागत है, जो कि क्या करती है, अकाउंट करती है 55 से 60% ऑफ जीडीपी के इतने पार्ट को एक्सटेंडेड, उसने एक्सटेंड किया, ए डाउन ट्रेंड, गिरावट को बढ़ाया है, एज ग्रोथ, जैसे ग्रोथ स्लिड, स्लाइड की अगर V2 की बात करें, स्लिड ग्रोथ क्या हो गई आपकी, स्लिड हो गई, स्लाइड की V2 स्लिड हो गई टू 2.7%, किस पर, 2.7% पे अपने बात करें, 2.7% की तरफ क्या होगी, एक्सटेंड हो गई उसकी, क्योंकि ग्रोथ क्या हो गया आपकी, स्लिड हो गई 2.7% की तरफ फिसल गई। स्लाइड का मतलब क्या, स्लिड का मतलब क्या हो गया, फिसल गई थी, किसके 2.7% की, जैसे कि, तो उसने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो मतलब यहाँ पे एक्सटेंडेड क्या है, V2 है, और सब्जेक्ट क्या है, कंजम्पशन स्पेंडिंग है। कंजम्पशन स्पेंडिंग जो कि क्या करती है, 55 से 60% जीडीपी को क्या करती है, अकाउंट करती है, वो एक्सटेंड हो गई, डाउन ट्रेंड का मतलब गिरावट की तरफ हो गई, क्योंकि ग्रोथ क्या हो गई आपकी 2.7% की तरफ फिसल गई, मतलब गिर गई, 2.7% की तरफ गिर गई, इसलिए वो भी क्या हो गई, डाउन ट्रेंड हो गई। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड, जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी उसमें रिडक्शन आया, इन्वेस्टमेंट निवेश में, फॉर ए थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, लगातार तीसरे क्वार्टर के लिए, एंड श्रैंक 6.5%, और श्रैंक हो गया, डिड श्रिंक हो गया 6.5% की तरफ सिकुड़ गया। मतलब श्रैंक की एंड के रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से होगा, एक्टिविटी से होगा आपका रिफ्लेक्शन, एक्टिविटी के बाद से, कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी थर्ड क्वार्टर के लिए, और श्रैंक होगी 6.5%। आई थिंक क्लियर आपके। आगे चलें, डेटा कमिंग इन, कम इन का मतलब अंदर आता हुआ, इंक्लूड होता हुआ, डेटा कमिंग इन, डेटा जो कि क्या करे, कमिंग इन कर रहा है, आईएनजी अपने क्लोज की बात करें, आईएनजी क्लोज है, डेटा जो कि क्या कमिंग इन, कम इन हो रहा है, मतलब आ रहा है, डेटा जो आ रहा है, फॉर किसके लिए, द करंट फिस्कल, जो करंट जो राजस्व है उसके लिए, जो वित्तीय फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल टाइम वगैरह उसके लिए, वित्तीय वर्ष की फॉर्म में अगर बात करें तो, आर रिवीलिंग, वो रिवील कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, द डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग का मतलब खराब इम्पैक्ट, प्रभाव को, दैट द लॉकडाउन हैज़ हैड, जिसको लॉकडाउन ने क्या किया है, हैज़ हैड का मतलब क्या है, ले चुका है। तो दैट यूज के, दैट को हटाकर देख लो, आपको क्या दिखेगा, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज दिखेगा। आपको मैंने बताया था दैट यूज कर सकते हो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में, क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। दैट यहाँ जो की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे दैट आपका जो की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन किस तरीके से जो की तरह वर्क कर रहा है, विदाउट मॉडल के। तो विदाउट मॉडल के भी जो की तरह वर्क कर सकता है। समझ में आया चीज, जैसे विच वगैरह यूज करते हैं ना, विच द कंपनी, जैसे मान लीजिए अपने बात करें, अपने द ही वॉज द एम्प्लॉय हु द कंपनी फायर्ड, जिसको कंपनी ने फायर किया था, जिसको कंपनी ने फायर किया था, ठीक है, उस तरीके से वर्क करता है आपका। तो ये भी क्या है, जिसको की तरह वर्क करता है ये, ठीक है। हु द कंपनी
हु द कंपनी फायर, जिसको कंपनी ने फायर किया था। तो ये क्या है, जो की तरह वर्क करेगा, जिसको जो, ठीक है। तो ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। इसका मतलब द लॉकडाउन हैज़ हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, लॉकडाउन ले चुका है, हैज़ हैड, ही हैज़ हैड द डिनर, वो डिनर ले चुका है, ठीक है। लॉकडाउन हैज़ हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, लॉकडाउन क्या कर चुका है, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को ले चुका है। उस डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को क्या कर रहे हैं, डेटा रिवील कर रहा है। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है ये आपका। दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। यूज करो चाहे ना करो, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। तो आर का सब्जेक्ट क्या है, डेटा, इसका सब्जेक्ट जो कमिंग इन हो रहा है वो डेटा। अब आप बोलो सर डेटा के साथ तो इज आना चाहिए था, नहीं, डेटा दोनों तरीके से वर्क करता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके से वर्क करता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स आपकी वर्क करती है, वैसे डेटा आपका कंप्लीट वर्क करता है, सिंगुलर फॉर्म में वर्क होता है, और सिंगुलर को भी बताता है और डेटा आपका प्लूरल को भी बताता है। समझ में आई चीज़। उसके बाद में बात करें आउटपुट एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज, वहाँ पर बात करें आउटपुट कहाँ पे, 8 कोर जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आउटपुट 8 का मतलब यहाँ लेवल को बात कर रहा है कि मतलब उन इंडस्ट्री लेवल पे अपने बात करें। कोर का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य भाग, दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करती है 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंडेक्स का 40% रिप्रेजेंट करती है। कौन सी, वो 8 इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो दैट यहाँ जो की तरह वर्क कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, डू रिप्रेजेंट है, किसके लिए यूज हुआ है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज हुआ है। दैट यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है 40% को। उसका जो आउटपुट है कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, मतलब क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब सिकुड़ गया था, कम हो गया था, बाय एन अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब भयानक, खतरनाक, 38% इन अप्रैल, अप्रैल में 38% से क्या हो गया था, कम हो गया था। कौन हो गया था, सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड का आउटपुट होगा। वैसे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ऑफ खा गया, इंडेक्स को ऑफ खा गया, 40% आपका रिप्रेजेंट के साथ चला गया, तीर लग गया, कोर इंडस्ट्रीज को 8 ले गया। आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट बचा हुआ था, आउटपुट क्या हो गया, वो क्या हो गया, अलार्मिंग 38%, अप्रैल में 38% अलार्मिंग, खतरनाक परसेंटेज के द्वारा क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया था। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे रिप्रेजेंट, डू रिप्रेजेंट प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टेड आपका क्या है, पास्ट है। तो प्रेजेंट पास्ट ऐसे कैसे आगे, गड़बड़ होगी ना। तो एक चीज़ देखो, इसने बोला है जो 8 जो इंडस्ट्रीज़ है उनका आउटपुट तो क्या हुआ था, पास्ट में कम हुआ था, और वो जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है, 40% इंडेक्स को लेकर आती है। समझ में आई चीज़। इसका मतलब क्या हुआ, अपने बात करें कि क्लास के 10% स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। क्लास के 10% स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। ये अपने बात करें कब फेल हो गए थे, पिछले एग्जाम में फेल हो गए थे। मतलब वो बच्चे फेल हो गए थे जो क्लास के 10% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास तो अभी भी चल रही है ना वो, तो 10% बच्चे जो अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अभी भी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी दिखाते हैं, वो 10% स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन वो फेल कब हुए थे, पिछले एग्जाम में फेल हुए थे। बच्चे जो कि क्लास के 10% स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, वो वाले बच्चे जो क्लास की 10% जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी भी वो 10% जो फेल हुए थे वो अभी भी 10% को करते हैं, क्योंकि क्लास में ना तो बच्चा कोई गया है और ना कोई नया बच्चा आया है। तो अभी भी वो 10% को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फेल कब हुए थे, पहले हुए थे। वही वाली बात है कि जो इंडस्ट्रीज है ना, 8 इंडस्ट्री, वो जो कंप्लीट जो प्रोडक्शन की अपनी बात करें उसके 40% का प्रोडक्शन उन 8 इंडस्ट्रीज के द्वारा ही होता है, अभी भी उन्हीं के द्वारा होता है। मतलब 40% स्ट्रेंथ को वही चीज़ दिखाती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, वो उस टाइम पे क्या हो गया था, पहले अप्रैल में क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका आउटपुट। मतलब समझ में आया कि जो इंडेक्स की 40% को इंक्लूड करती है, उनका जो अप्रैल में आउटपुट था वो कम आया था। इस तरीके से बातें कर रहा है। समझ में चीज़। मिस्टर मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पिछले साल अमेरिका टूर पे गए थे। समझ में चीज़, यूएसए के टूर पे गए थे। तो गए थे इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, या अब नहीं है क्या, या एक बार जाते ही उनको क्या कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर एक बार ही जाएगा, जो बाहर चला जाएगा उसको बाद में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, उसको हटा देंगे, ऐसे तो नहीं था ना। इसका मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी है ना, और गए कब थे, पहले गए थे। उस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है। समझ में आई आप लोगों की किस तरीके से बात कर रहा है। तो प्रेजेंट पास्ट को साथ में देखते, कई बच्चे क्या कर देते हैं, एरर बना देते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट साथ में आ गया,
क्यों? क्योंकि वही देखा होता है कि सारी बात पास्ट में चल रही है तो प्रेजेंट साथ में कैसे आ गया, सारी बात प्रेजेंट में चल रही है तो पास्ट कैसे आ गया, रटा हुआ है, स्ट्रक्चर रटी हुई है, इसलिए गड़बड़ होती है। तो देखना क्या है, मीनिंग पढ़ना है, कुछ नहीं देखना, सेंटेंस पढ़ना है, पिक्चर बनानी है माइंड में। अगर पिक्चर बन रही है, सही चीज़ जा रही है, फीलिंग्स आ रही है तो सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। तो बिल्कुल सही है, जो रिप्रेजेंट करते हैं 40% को वो क्या हो चुके हैं, 38% के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, हुआ था कब, अप्रैल में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज का व्यापार की फॉर्म में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, श्रिंक, वो श्रिंक हो गई, डिड श्रिंक, सब्जेक्ट क्या है, मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट्स उसके, मर्चेंडाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। श्रिंक 60%, 60% सिकुड़ गए इन द सेम मंथ, उसी मंथ में, कब, अप्रैल में। मतलब जो व्यापार की फॉर्म में अगर अपने एक्सपोर्ट निर्यात की बात करें वो 60% तक क्या हो गए, कम हो गए, और जो आपका आउटपुट था वो क्या होगा, 38% तक कम हो गया था। ये बात उन्होंने बोली है। नेक्स्ट में अपने चले हैं तो नेक्स्ट में ये बोल रहा है, नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। द आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, विच कट, जिसने कट किया या कट करता है इंटरेस्ट रेट्स, कट 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 तीनों फॉर्म में एक ही होती है, V2 भी हो सकता है और V1 भी हो सकता है, लेकिन V1 नहीं होगा क्योंकि V1 होता तो कट्स होना चाहिए, डज कट, क्योंकि आरबीआई क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या है, V2 ही है। जिसने कट किया इंटरेस्ट रेट को ऑन May 22, कब, 22 मई को इसने क्या कर दिया था, कट किया था। तो पास्ट की बात हो रही है, 22 मई को इसने क्या किया था, कट किया था। आरबीआई जिसने इंटरेस्ट रेट को कट किया था 22 मई को, वोज कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल का मतलब वो स्पष्ट है, निर्धारित फॉर्म में है, इन इट्स, किस में, इट्स असेसमेंट, अपने मूल्यांकन में स्पष्ट है, पूरी तरह से क्लियर है। वोज का सब्जेक्ट क्या है, आरबीआई। आरबीआई जिसने रेट कट, इंटरेस्ट रेट को कट किया था 22 मई को, किया था, वो क्या है, वोज, वो डिड कट है आपका, ठीक है, विच के बाद वाला, वो कैटेगोरिकल है। वोज का सब्जेक्ट क्या हो गया, आरबीआई। वोज कैटेगोरिकल इन इट्स, अपने, इट्स यूज हुआ आरबीआई के लिए, असेसमेंट, मूल्यांकन में, दैट की ए रिकवरी वुड, रिकवरी का मतलब पुनर्सुधार जो है, रिकवरी वुड लाइकली स्टार्ट, वो स्टार्ट होगी, चांसेस, लाइकली का मतलब चांसेस की फॉर्म में स्टार्ट होगी, ओनली, केवल, फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर, अक्टूबर क्वार्टर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो लास्ट क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है, उससे क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा। ये बात आरबीआई ने बोली है, क्या, रिकवरी स्टार्ट होगी, मतलब दोबारा सुधार स्टार्ट होगा। फॉर इवन भी, के लिए भी के लिए, पता नहीं भी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, पूरा पढ़ोगे तभी। अब बी के लिए थोड़ी होगा, बी के लिए क्या होता है, बीए के लिए हो सकता है। तो फॉर इवन दैट टू मटेरियलाइज, मटेरियलाइज का मतलब कहते हैं कार्यान्वित करना, मतलब स्टार्ट करना किसी एक्शन वगैरह को, काम वापस से शुरू करना। दैट वह की तरह यूज है, फॉर इवन दैट, उसके लिए भी, किसके लिए भी, टू मटेरियलाइज, दैट जो कि क्या है, क्या करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए, मतलब कार्य को स्टार्ट करने के लिए, मतलब ऊपर वाली बात को बोल रहा है कि रिकवरी जो क्या हुई, स्टार्ट होगी, तो रिकवरी के लिए बोल सकते हो आप, यूज है फॉर इवन दैट टू मटेरियलाइज, उसके लिए भी, मटेरियलाइज करने के लिए मतलब कार्य वापस से स्टार्ट करने के लिए, काम चालू करने के लिए भी, द सेंटर मस्ट एक्ट, सेंटर को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मतलब उसके लिए भी, क्या करने के लिए भी, मटेरियलाइज, मतलब कार्य को स्टार्ट करने के लिए भी, फॉर इवन दैट, उसके लिए भी, जो कि क्या है, कार्य स्टार्ट करने के लिए है, उसके लिए भी सेंटर को काम करना चाहिए। इस तरीके से बात उसने की है। आगे पढ़ें, इट्स पैकेज जो पैकेज वगैरह इसने दिया है, जो प्रोत्साहन की फॉर्म में कोई पैकेज वगैरह दिया होगा, सो फार अब तक, हैज़ बीन फोकस्ड, वो क्या है, इट्स पैकेज फोकस्ड, मतलब हैज़ का सब्जेक्ट क्या है, पैकेज है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, डज है, तो इट्स पैकेज सो फार अब तक, हैज़ बीन फोकस्ड, वो फोकस्ड फॉर्म में हुआ है, हैज़ बीन फोकस्ड हुआ है ऑन क्रेडिट एनहांसमेंट, मतलब पैकेज हैज़ बीन फोकस्ड, पैकेज को फोकस किया गया है, ना कि पैकेज फोकस कर रहा है। तो पैकेज दिया गया है फोकस्ड फॉर्म में, फोकस किसने करवाया है, गवर्नमेंट ने पैकेज को फोकस किया है किसी बात पर, मतलब पैकेज क्या है, फोकस्ड है, पैकेज का काम क्या है, फोकस्ड फॉर्म में, ओनली किस पे वो फोकस्ड है, ऑन क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स, क्रेडिट एनहांसमेंट मतलब जो कर्ज वगैरह उसके एनहांसमेंट, क्रेडिट के एनहांसमेंट, बढ़ावे के मेजर स्टेप्स पे, दैट इज जो कि क्या करता है, मेजर स्टेप्स, स्टेप्स जो कि क्या करते हैं, ईज करते हैं, ईज का मतलब अपने बोल सकते हैं नॉर्मल बनाते हैं, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, सप्लाई साइड जो सप्लाई हो रही है उसकी साइड के कंस्ट्रेंट, जो सप्लाई दी जा रही है, लोन वगैरह दिए जा रहे हैं, उसकी जो बाधाएं, कंस्ट्रेंट का मतलब प्रॉब्लम्स है, उसको ईज करता है। तो अब तक जो आपका पैकेज है, अब तक उसने किस पे फोकस किया है, उसका फोकस किस पे हुआ है, अब तक उसका क्रेडिट एनहांसमेंट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोन वगैरह देने पे उसके स्टेप्स है, उस पर क्या हुआ है, फोकस हुआ है।
जो मेजर जो स्टेप्स जो क्या करते हैं, ईज करते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, जो प्रॉब्लम है सप्लाई की कि जो लोगों को सप्लाई नहीं मिल पा रही उसको ईज करता है, मतलब सप्लाई को बूस्ट करने के लिए अब तक हुआ है। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और किस पे, स्ट्रक्चरल जो संरचना की फॉर्म में रिफॉर्म्स है, सुधार, उन पे क्या है अभी फोकस्ड है। मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज है अभी तक ओनली वो किस पे वर्क कर रहा है, सप्लाई पे वर्क कर रहा है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे कर रहा है। रिफॉर्म्स दैट में बेयर फ्रूट, दैट में बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट का मतलब क्या है, जो फल ला सकते हैं, मतलब जिसका फल आ सकता है। ओवर कवर करते हुए ए लॉन्गर हॉरिजन, ए लॉन्गर हॉरिजन का मतलब क्या हो गया, लॉन्गर हॉरिजन का मतलब हो गया आपका, हॉरिजन का मतलब क्षितिज पर, मतलब लॉन्गर टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पे जाकर जिनका रिजल्ट आ सकता है। मे चांसेस है 50-50 जिसके रिजल्ट आने के। मतलब क्या निकला कि जो गवर्नमेंट का पैकेज है अभी तक उसने फोकस किया है कि इस पर क्रेडिट एनहांसमेंट स्टेप्स पे फोकस किया है, जो क्या करते हैं सप्लाई साइड को क्या करते हैं कंस्टेंट कर, सप्लाई साइड में जो कंस्टेंट प्रॉब्लम वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, ईज करते हैं, मतलब नॉर्मल बनाते हैं, उनको कम करते हैं प्रॉब्लम्स को। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसको जो कि क्या करता है लॉन्ग टाइम पे जाकर जिस पे क्या हो सकता है, फ्रूट आ सकता है, मतलब फल मिल सकता है, उसका परिणाम आ सकता है, अच्छा परिणाम आ सकता है। इस तरीके से बात करें। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो क्या होगा आपका, ऑन के बाद में होगा, मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट ढूंढ लेना क्या होगा, हैज़ बीन फोकस्ड ऑन क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स एंड फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। समझ में आई, ये आपका एंड का रिफ्लेक्शन है। आगे बात करें, बट लेकिन द इम्पेरेटिव का मतलब जो जरूरी है, लेकिन मैंने आपको एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढना बताया हुआ है ना कैसे ढूंढना है, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने बता रखे हैं आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको बता रखा है एंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या करना होता है। चलो एक बार देख लो कैसे करना होता है। एंड को क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को पहले यहाँ पे देखो, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स तो पूरी बात है, ईच के बाद में रख दो, तो क्या है जो फोकस है वो किस पे है, क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स पे है, जो कि क्या करते हैं, ईज करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ईज करते हैं, स्ट्रक्चर के सुधार को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं। तो गड़बड़ होगी ना, यहाँ से नहीं होगा। उसके बाद में अपने बात करें दैट के बाद से मेजर्स जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हाँ क्या करूँ फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पे जो कितना वर्क कर रहा है तो इसके लिए भी जो कितना वर्क करेगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकता था, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहीं से आपका सेटिस्फाई भी नहीं होगा, दैट के बाद में यूज़ कर लिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करें मेजर्स के बाद में एनहांसमेंट मेजर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो मेजर्स तो क्या है ऑलरेडी पहले इसका सब्जेक्ट बन चुके हैं, और फिर आप क्या है एनहांसमेंट मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलोगे तो दोनों नाउन है तो क्या होगा एनहांसमेंट मेजर्स टाइप के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो ये नहीं सेट होगा। उसके बाद में क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स अलग नाउन है तो ऑन के बाद देखोगे तो फोकस किस पे, एक तो क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स पे और दूसरा फोकस किस पे है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे आपका क्या है फोकस है। इस तरीके से आपका क्या करता है एंड की वर्किंग होती है, चेक कर लेना पता लग जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे एंड की रिफ्लेक्शन आने लग जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट को तो आता है, जो रेगुलर है क्लासेस के अंदर उनको तो सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लाइव चैट में देखते ही हो कि उनके आंसर कितनी स्पीड में आते हैं, मुझसे पहले आंसर दे देते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि इस चीज़ की क्या वर्किंग है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने रेगुलरिटी रखी थी इसलिए उनके ये हो रहा है। और जो स्टूडेंट जिनके समझ में नहीं आ रहा वो क्या होते हैं, कभी बीच में आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो उन लोगों की रेगुलरिटी नहीं है तो उनके साथ गड़बड़, उनकी इंग्लिश भी नहीं बनने वाली। समझ में चीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स का मैक्सिमम क्या रहता है कि जल्दी से सीख जाएं, ये तो बहुत ज़्यादा एडिटोरियल में तो टाइम ही बहुत ले रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो जल्दी जल्दी सीख जाएं, तो जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में कुछ भी सीख भी नहीं पाओगे और टाइम भी वेस्ट होगा। टाइम तो देना पड़ेगा तभी डेप्थ में सीखोगे, और एक बार आपने थोड़े टाइम के लिए टाइम दे दिया तो उसके बाद में आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट फिक्स हो जाएगा। जल्दबाजी में आप सीखते हो ना, छोटी छोटी वीडियोस को देख कर कि 5 मिनट की वीडियो उस तरीके से सीखते हो तो वो आपका टेम्परेरी होता है और सीखते भी नहीं हो कुछ भी। और जब आप बिल्कुल डेप्थ में जाकर एनालिसिस के साथ टाइम देकर उस चीज़ को करते हो ना, किसी भी चीज़ को टाइम देकर करते हो तो उसमें इतना शानदार वाला एनालिसिस होता है कि वो चीज़ आपकी परमानेंट हमेशा के लिए क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ये रियलिटी होती है, ध्यान रखना इस बात की, समझ में आ रही चीज़। तो टाइम देना पड़ेगा तो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, तो आगे आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमेशा के लिए आने लग जाए, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है किसी भी चीज़ के, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। और ऐसे करोगे तो हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे और कुछ भी नहीं आएगा। आगे बात करें बट लेकिन द इम्पेरेटिव का मतलब जो जरूरी है, नाउ अब इज़, तो सब्जेक्ट क्या इज़ का इम्पेरेटिव है कि अब जो जरूरी है वो क्या है, नाउ इज़ टू क्या करना, टू बाइट, जरूरी है क्या करना जरूरी है, मतलब ये बात करना ही जरूरी है, तो क्या है कनेक्ट कर दिया, ये बात करना ही जरूरी है, मतलब इज़ ये इम्पेरेटिव है ही क्या करने के लिए, ये आगे वाली बात करने के लिए, मतलब उसका मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, ऐसा करना ही है, तो पर्पज़ की फॉर्म में इन्फिनेटिव आ गया। टू बाइट द बुलेट, बुलेट का मतलब गोली को क्या करना, जो बुलेट होती है उसको बाइट मतलब खाना, काट खाना,
खाना मतलब वैसे खाना नहीं गोली लग जाए, ठीक है, काट खाना का मतलब उसको दांत से काटना। तो अब क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बाइट द बुलेट, यानी गोली को काट खाना ही है। मतलब क्या होता है, मजबूरी में कोई चीज़ स्वीकार करना, इसका मतलब बाइट द बुलेट। देख लो आप, गोली खानी पड़ेगी, मतलब और तो कुछ खाने के लिए बचा नहीं, ठीक है, अब गोली खाओ, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी है तो और कुछ तो खाने के लिए बचा नहीं, तो क्या करो, ले गोली खा। गोली कौन सी, टैबलेट वाली नहीं, बुलेट पिस्टल वाली गोली खा, ठीक है। तो गोली खाने की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है, इसका मजबूरी विवश होकर कुछ ना कुछ है, मजबूरी में करना ही पड़ता है कि कुछ और ऑप्शन बचते नहीं है। तो जो जरूरी है वो क्या है, बाइट द बुलेट, जो गड़बड़ हुई है उसको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी में स्वीकार करना ही पड़ेगा। एंड ऑप्ट, और टू के बाद में रिफ्लेक्शन एंड ऑप्ट का डायरेक्ट देखो, टू ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब चूज करना, चुनाव करना, फैसला करना, फॉर किसके लिए, ए मैसिव फिस्कल स्टिमुलस, प्रोत्साहन, स्टिमुलस का मतलब प्रेरणा या प्रोत्साहन, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल फॉर्म में बहुत बड़े, जो फाइनेंशियल फॉर्म में प्रोत्साहन है उसके लिए चूज करना ही पड़ेगा। दैट एक्चुअली पुट्स, जो एक्चुअल में पुट करता है, कौन, स्टिमुलस जो प्रोत्साहन है, एक्चुअली पुट, डज पुट जो पुट करता है, जो की तरह वर्क कर रहा है, दैट केस, केस का मतलब केस वगैरह, पेमेंट, इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, किसके, उपभोक्ताओं के हाथ में केस को क्या करता है, क्या करता है, पुट करता है। एंड द मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ, जो बेरोजगार युवा है, मिलियंस लाखों, दसों लाखों जो युवा है उनके हाथ में, इन ऑर्डर क्या करने के लिए, टू हेल्प रिवाइव डिमांड, डिमांड को रिवाइव, जो मांग वगैरह जो डिमांड हो रही है उसको रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए। तो मतलब क्या निकला, गवर्नमेंट को बता रहा है कि अब जो जरूरी है वो क्या है, आपको बाइट द बुलेट करना ही पड़ेगा, मतलब जो सिचुएशन है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा स्टिमुलस, प्रोत्साहन को, जो रियल में क्या करेगी, जो कंज्यूमर लोग हैं उनके हाथों में केस को भेजेगी और जो जॉबलेस युवा हैं उनके हाथों में केस भेजेगी, ताकि क्या हो, डिमांड क्या हो, वापस से रिवाइव हो जाए, मतलब डिमांड वगैरह होनी बंद होगी। बिल्कुल सही बात बोलिए, डिमांड बंद होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो लोग डिमांड क्या करेंगे, वो चीज़ें लेंगे कैसे, खरीदेंगे भी नहीं ना। उस तरीके डिमांड को अगर वापस से आपको तैयार करना है ताकि सप्लाई अपनी बन सके, बनी रहे, फ्लो अपना बना रहे अर्थव्यवस्था का, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोत्साहन देना पड़ेगा लोगों को, मतलब उनको केस की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ अपनी जेब भरती है। अब आप लोगों ने देखा ना, अभी एक एडिटोरियल और था जिसमें क्या एक मॉन्यूमेंट वगैरह तैयार किया जा रहा है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और ये तैयार किए जाने की संसद वगैरह जो पार्लियामेंट वगैरह उसको, उसकी बिल्डिंग्स वगैरह दोबारा से तैयार की जा रही है कि नई बिल्डिंग्स तैयार करेंगे, पता है 900 के अराउंड, 900 करोड़ के अराउंड इतना खर्चा आना है। देखो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीब लोगों की हालत है, और ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम, तो संसद तो उससे भी काम चल जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी लोग हैं उनकी, जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनकी लाइफ बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये बिल्डिंग वगैरह तैयार करना। तो गवर्नमेंट देखो कैसे काम करे, तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन में भी क्या किया है, फ़ायदा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जेब तो भरनी भरनी है। उन्होंने इस सिचुएशन का क्या किया, बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया। ऐसी सिचुएशन के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही जेब भर रहे हैं, झूठे चीज़ें लाकर क्या कर रहे हैं, जो बजट वगैरह पास करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये केसेस मैंने देखे भी हैं, सुने भी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी सुने होंगे, बहुत ज़्यादा बजट पास करवा के खुद की जेब भर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में भी। अब देख लो आप लोग, मतलब इन लोगों से गया गुजरा कोई हो सकता है क्या, मतलब उनको लोगों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, जेब भरने से मतलब है। एक बार सोच कर देखो आप, जब चुनाव होते हैं तो बसेज फ्री आती है, आप लोगों को वोट डलवाने के लिए क्या करते हैं, बसेज में लेकर जाते हैं, नेता लोग होते हैं क्या करते हैं, बसेज आती है फ्री के अंदर और लोगों को लेकर जाती है क्या करने के लिए, कि चुनाव में वो इलेक्शन में क्या करें, वोटिंग करें, उसके लिए बसेस में लेकर जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाते हैं, और उनको खाने पीने की चीज़ें भी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, समझ में आया चीज़। तो ये भी चीज़ होती है। लेकिन अब जो लोग मर रहे हैं उनको ना तो खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है और ना ही उनको बसेस की फॉर्म में घर पे पहुंचाया जा रहा है, कुछ भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, इन लोगों की रणनीति क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। सिर्फ इनको इलेक्शन से मतलब है और पैसे से मतलब है, लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। दुनिया चाहे मरे चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे मरे चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ इन लोगों की है। तो अब इसमें भाई अपने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक काम कर सकते हैं, खुद स्टेबल होकर सारे के आप सेलेक्ट हो जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में चले गए, जमाने बैंक वगैरह, तो आप बैंकिंग सेक्टर में तो पिलर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप चले गए, मजबूत जो बनाता है गवर्नमेंट को, उन जगह पे चले गए और सारे के सारे अपने क्या है, इस थॉट के जो लोग हैं वो सारे के सारे एक साथ हो गए, तो अपने सारे मिलकर क्या कर सकते हैं, नए भारत का निर्माण
कर सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही चेंज आएगा, किसी एक पर्टिकुलर वन पर्सन से चेंज आने वाला नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। अपने को ये पता है ना, लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते हैं, जो पहले ये सोचते हैं वो बाद में जब आप मान लीजिए ऑफिसर बन गए, बड़े ऑफिसर बन गए, तो आप लोग भी क्या करोगे, करप्शन में आ जाओगे, आप भी उनकी तरह की क्या है, अपने भी पैसे खा लेते हैं। क्योंकि उनको क्या हो जाता है, आपको भी ये लगता है लोग मरे अपने, क्या है आदत हो जाती है, माइंड सेट हो जाता है अपना। तो ऐसा काम नहीं करना, अभी से माइंड फिक्स करना है कि अपने को ऐसा काम नहीं करना। जब अपने इतने सारे मिलकर जब क्या होंगे, इतनी ज़्यादा यूनिटी के साथ में जाएंगे, तो एक टाइप से स्वतंत्रता आंदोलन ही मान सकते हो, फ्रीडम फाइटर्स की तरह। जैसे उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी, भगत सिंह वगैरह उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी, उसी तरीके से अपने भी क्या कर सकते हैं, नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, हर बंदे को इक्वल समझा जाएगा और सबसे पहले इंसानियत देखी जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इंसानियत देखी जाएगी और हर पर्सन की हेल्प की जाएगी, किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। ऐसा निर्माण, ऐसे इंडिया का निर्माण कर सकते हैं अपने, जब अपने साथ में मिलकर करेंगे। कोई वन पर्सन नहीं कर सकता। इसलिए इस थिंकिंग को हमेशा बनाए रखना, खराब मत होने देना, करप्शन में कभी भी नहीं जाना, एक अच्छा इंसान बनना है आप लोगों को। समझ में आ रही चीज़? तो ये काम अपने को करना है। तो समझ में आया ये एडिटोरियल आपके? तो बहुत अच्छा वाला एडिटोरियल था। इसमें एक बहुत शानदार वाला सेंटेंस आया था ना, उस सेंटेंस को जरूर आप गो थ्रू कर लेना। कौन से वाला? ये वाला जो आपका व्हाट्सएप देन वॉज रिपोर्टेड अर्लियर वाला जो आपका था ना, ये बहुत शानदार वाला सेंटेंस था, कंपैरिजन वाला, और किस तरीके से रिफ्लेक्शन लेता है, मतलब उसकी शेडो तैयार करता है, उस तरीके से आपको क्या करना था, इसको करना था। समझ में? बहुत अच्छा सेंटेंस, सबसे बेस्ट सेंटेंस यही सीखने को अपने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, फिर इसको रिवाइज कर लेना और बार बार प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, एडिटोरियल खुद से भी पढ़ते रहो। जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ वो टेक्निक कैच करने की कोशिश किया करो, उस टेक्निक को यूज़ करो, वर्किंग पे फोकस करो और खुद से एडिटोरियल में क्या करो, उसको यूज़ करो, खुद से समझने की कोशिश करो। समझ में ना आए तो जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वापस से रिवाइज करो कि सर ने कैसे पढ़ाया था, तो वापस से रिवाइज करो। तो धीरे धीरे साथ साथ रिवाइज करोगे, साथ साथ खुद से भी करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी, वर्किंग वगैरह क्लियर होगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है एडिटोरियल वगैरह, और सब कुछ समझ में आने लग जाए, इंग्लिश बनने लग जाएगी। समझ में आई चीज़? तो ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वोकेब क्लास आपकी कल होगी, वोकेब क्लास आपकी क्या होगी, कल होगी। तो मिलते हैं फिर कल वोकेब क्लास में। ठीक है फिर। कभी सोचा है आपने कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज क्यों होता है? इसलिए क्योंकि एक ध्वज केवल एक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक ही नहीं होता, अपितु उसकी विचारधारा का प्रतीक भी होता है। वो विचारधारा जो प्रजा से बनती और इसी विचारधारा पर राष्ट्र की प्रगति, उन्नति और प्रजा की समृद्धि निर्भर करती है। इसलिए स्मरण रहे, यदि राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाने तो प्रजा की विचारधारा बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ विचारधारा से एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण संभव है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।